खान इमरान मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम लोग जब भी बात करते हैं तो हर प्रोग्राम के बाद में और जिसको भी बुलाते हैं, जिस भी मेहमान को बुलाते हैं, जिस किसी के साथ भी बात करते हैं, आप किसी से भी पूछ लें, किसी भी जय्यद सियासतदान से पूछ लें, किसी एक्सपर्ट से पूछ लें, किसी सहाफ़ी से पूछ लें, अगर वो मतलब ईमानदारी के साथ अगर कोई मसाइल का हल बताए, तो तमाम लोगों की नज़र में तमाम मसाइल का हल एक ही है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कि जितनी जल्दी इलेक्शंस होंगे, उतना ही बेहतर जो है, उतने ही जल्दी जो है, ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जी 90 दिन का टाइम था, 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया, वगैरह-वगैरह ये तमाम चीज़ें करते रहे। लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं आपको अगर उनसे तारुफ करवा दूँ, मोइनुद्दीन काज़ी साहब, ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट, आई एम सॉरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और साथ में लीगल एक्सपर्ट हैं इलेक्शन लॉज़ के ऊपर। तो हम जिस तरह कल हमने गौहर साहब को लिया हुआ था, खान साहब के बैरिस्टर गौहर जो हैं, खान साहब की लीगल टीम, इस तरह हम लेते रहते हैं, लेकिन हम इलेक्शंस के ऊपर कभी भी इतना डिटेल्ड प्रोग्राम नहीं किया, जो कि उम्मीद करते हैं कि हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मुबीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर। मुबीन साहब, सबसे पहले तो ये 90 दिन में इलेक्शन होना क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आप आइन का प्रिएम्बल देखें, मैं अपनी बात का आगाज़ जो है, क्योंकि मैं जो भी बात करूँगा वो मैं आइन की प्रोविजंस के साथ करूँगा, उसकी सपोर्ट से करूँगा कि मेरी, ताकि कोई बात ऐसी ना हो कि कोई ज़बानी बात की है, ज़बानी जमा खर्च किया है। अगर ये आप आइन का प्रिएम्बल अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रिएम्बल में अगर आप इसकी ओपनिंग वर्डिंग देखेंगे तो ये कहता है कि वेयरएज सॉवरेंटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him as a sacred trust. तो सॉवरेंटी हमारे आइन के तहत अल्लाह ताला के पास है और इसकी जो अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज कौन करेगा? पीपल ऑफ पाकिस्तान करेंगे विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम। जो लिमिट्स अल्लाह ताला ने मुतय्यन की हैं, हदूद और कयूद, उसके मुताबिक वो इख्तियार अल्लाह ताला का जो है दिया गया इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे? लिखा है एज ए सेक्रेड ट्रस्ट, यानी एक मुकद्दस ट्रस्ट के तौर पर अमानत है उनके पास। जो पब्लिक ऑफिसर जो भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं वो एज ए पब्लिक ट्रस्ट करते हैं। अब आप इसका अगली क्लॉज अगर देखेंगे कि ये अथॉरिटी पीपल ऑफ सॉवरेंटी अल्लाह के पास है और वो अथॉरिटी एक्सरसाइज हो रही है, पीपल ऑफ पाकिस्तान करेंगे। अब आप अगर इसका जो पोर्शन रेड लाइन किया हुआ है अगर आप उसको दिखाएंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि वेयर एज जो स्टेट है, स्टेट की अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज होगी? स्टेट शैल एक्सरसाइज its powers and authority through the chosen representatives of the people। तो स्टेट अपनी अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज करेगी? वो करेगी अपनी पावर और अथॉरिटी एक्सरसाइज थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी मुंतखब नुमाइंदगान जिन्हें अवाम मुंतखब करेगी उसके जरिए अथॉरिटी एक्सरसाइज होगी। ये किसी ब्यूरोक्रेट के जरिए एक्सरसाइज नहीं हो सकती स्टेट की अथॉरिटी, ये किसी सिंपल नॉमिनेटेड बंदे के जरिए नहीं हो सकती, ये किसी अफसर के जरिए नहीं हो सकती, ये किसी प्रॉपरली किसी जज के जरिए नहीं हो सकती। असल में ये अथॉरिटी जो स्टेट की अथॉरिटी एक्सरसाइज होगी वो होगी थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। इसलिए स्टेट के हर इदारे की का एक बुनियादी फरीजा, स्टेट की जितने इंस्टीट्यूशंस हैं हर इंस्टीट्यूशन का और इस पूरी अवाम का पहला फर्ज क्या है, टॉप प्रायोरिटी जिस चीज को दी जानी है वो ये है कि वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स अपने सामने ले आए, वो अवाम की अपने नुमाइंदे मुंतखब करके आगे लाएं, क्योंकि उन नुमाइंदगान ने इख्तियार इस्तेमाल करना है स्टेट का। तो अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सामने नहीं है तो इसका मतलब है स्टेट की अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं हो सकती। तो हर जो आईनी
इदारा है, हर कानूनी इदारा है, उसका फर्ज, बुनियादी फर्ज क्या है, वो तमाम अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज, अपनी तमाम मजबूरियां छोड़ के वो इस एक चीज को यकीनी बनाने का पाबंद है। तो फिर इसके मुताबिक तो मुबीन साहब जो इदारा इसका जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है, कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि नहीं, लेकिन फिर इसमें ये बात आती है ना कि अगर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, जो कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, तो इलेक्शन कमीशन का काम अगर तारीख देना भी है, तो फिर जब हमने 2 सूबाई असम्बलियों की तारीखें देखी, तो दोनों सूबाई असम्बलियों की तारीखें जो है वो सदर पाकिस्तान ने दी, और उसके बाद ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 14 मई तक करवाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने, और यही वो कहते हैं कि ये काम जो है, आप आज भी केयर टेकर जो गवर्नमेंट है आपकी, जो फेडरल गवर्नमेंट है केयर टेकर, वो भी यही कहती है कि इलेक्शन कमीशन का काम है। आप उनसे पूछ लें, काकड़ साहब से पूछ लें, आप किसी भी पूछ लें, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, और यही बात तो आप कर रही हैं। नहीं, देखें थोड़ा सा फर्क है। अगर आप आज सुप्रीम कोर्ट की पिछले दिनों भी ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी, जो डिसीजन अभी आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की रिव्यू की दरखास्त खारिज की है, जो उन्होंने कहा था कि चूंकि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हो गया तो तारीख हमने देनी। इलेक्शन कमीशन ने कहा क्या इलेक्शन एक्ट के जरिए, एक कानून के जरिए, क्या आइन की प्रोविजन को खत्म किया जा सकेगा? उन्होंने होल्ड किया कि नहीं, ये इलेक्शन जहां असेंबली डिसॉल्व होगी वहां इलेक्शन की डेट, अगर वफाकी, अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हुई है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है, तो प्रेसिडेंट ने देनी है डेट। अगर सूबाई असेंबली डिसॉल्व की गई है टाइम से पहले, तो वो फिर गवर्नर ने डेट देनी है। अब यहां पर आप अगर देखेंगे तो इस इख्तियार का सुप्रीम कोर्ट ने यही होल्ड किया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना है और इलेक्शन का प्रोग्राम देना है, इशू करना है, इलेक्शन का शेड्यूल, यानी कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। सिर्फ जो आम जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, जब रूटीन में एक टर्म खुद से खत्म हुई है, तो खुद से खत्म होने से पहले इलेक्शन कमीशन अपने इंतजाम करके रखता है, वो फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोविजन मौजूद है उसके तहत वो उसका रूटीन में कर देता है। अब अगर आप आर्टिकल 48 को मुलाजा करेंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 प्रोविजन मौजूद हैं। अगर आर्टिकल 48(1) देखेंगे तो वो ये कहता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर उसकी क्लॉज 3 है, वो बड़ा क्लियर कहती है कि जहां सदर का इख्तियार मौजूद है, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर, वहां वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का पाबंद नहीं है। अब आइन में जहां जहां कोई स्पेसिफिक पावर, डिस्क्रिशनरी पावर आइन ने डायरेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दी है, वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का पाबंद नहीं है और वहां उसने खुद अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी है। अब अगर इसकी आप आर्टिकल 48 की क्लॉज 5 आएंगे 4 पर, आर्टिकल 48 की, तो आपको बड़ा एक क्लियर पोजीशन नजर आ जाएगी आइन के मुताबिक। The question whether any and if so what advice was tendered to the president by the cabinet, the prime minister, a minister or minister of state shall not be inquired into। जी अगर नहीं, अगर आप इसकी बात करें क्लॉज 5 में आएंगे ना, where the president dissolves the assembly। वफाकी असेंबली जो है, नेशनल असेंबली जो है, प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व की है। अब आप इसकी प्रोविजन देखिए, क्लॉज 5 कहती है वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, ही शैल, क्या करेगा वो, अपॉइंट ए डेट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन, और सेकंड करेगा एंड अपॉइंट ए केयर टेकर कैबिनेट in accordance with the provisions of article 224 और article 224A। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लॉज है। अब अगर आप इसका सीक्वेंस देखें, हर चीज एक्ट एक सीक्वेंस के साथ होगी। तो पहला क्या कदम उठाना था प्रेसिडेंट साहब ने, जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी, उनके पास एडवाइस आई थी प्री मैच्योर असेंबली डिसॉल्व होने के लिए, तो प्रेसिडेंट साहब ने पहला काम करना था कि उन्होंने इसकी क्लॉज 5 की सब क्लॉज 1 के तहत पहले उन्होंने इलेक्शन की डेट देनी थी, और वो लिखा है ए डेट, अपॉइंटेड डेट नॉट लेटर देन 90 days। तो और ऊपर आप वाली क्लॉज में वर्ड शेल का यूज हुआ है, यानी मैंडेटरी है प्रेसिडेंट के पास। तो पहले उसने 90 दिन के अंदर अंदर की कोई डेट देनी थी और फिर उसने केयर टेकर कैबिनेट अपॉइंट करनी थी। तो यहां अच्छा, यानी कि डेट पहले देनी थी, अच्छा सॉरी, डेट पहले देनी थी और अपॉइंटमेंट बाद में होनी थी केयर टेकर। और अगर ये प्रेसिडेंट उसका ये कर देते तो ये कॉम्प्लिकेशन ना आती कि वो पहले डेट देते, तो केयर टेकर अपॉइंटमेंट क्योंकि कैबिनेट की डिपेंडेंट होनी थी उनकी अप्रूवल के साथ, तो कोई उनके मामलात में इंटरफेयर ना करता और वो आराम से उसके बाद कहते हैं मैं डेट दे चुका हूं,
और उसके बाद वो केयरटेकर अपॉइंट करते और नहीं, लेकिन इलेक्शन फिर कमीशन उस 90 डेज जो भी डेट उन्होंने दी थी उसके मुताबिक से वो अपना इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देते। नहीं, वो ठीक है मुबीन साहब, हाँ, लेकिन देखिए ना, जी जी कंटिन्यू कीजिए इसमें और क्लियर करना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लोग नहीं समझते। आइन पाकिस्तान जो बनाया था, जिस असेंबली ने, जिस पार्लियामेंट ने, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। आजकल जो अब हमारे बाद जो उस आइन के तहत इलेक्ट होकर असेंबलियां आई हैं, ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। इसलिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में कई डिसीजंस के अंदर उन्होंने ये होल्ड किया कि जो आइन में अमेंडमेंट का इख्तियार इस लेजिस्लेटिव असेंबली में है, जहां कोई इन्होंने ऐसी अमेंडमेंट कर दी जो आइन की किसी बुनियादी नुक्ते को, जिसको गुड नॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उससे मुतासादिम तो था, आप लेजिस्लेटिव किया और कहा कि आप लेजिस्लेटिव असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक बुनियादी चीजें, एक बुनियादी ढांचा बना दिया है, आप जो भी तरमीम करेंगे उस बुनियादी ढांचे को टच नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं ये अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से एक मैं आपसे सवाल अगर करूं, लेजिस्लेटिव असेंबली का आपका मतलब ये है कि जो असेंबली पीडीएम की हुकूमत की थी वो लेजिस्लेटिव थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, आपका ये मतलब है कहने का? जी जी। यानी और कि दूसरा, अगर इस पार्लियामेंट की तो तादाद भी पूरी नहीं थी, लिहाजा इसको राइट आईनी अमेंडमेंट करने का इख्तियार भी नहीं था, लिहाजा इन्होंने आईनी अमेंडमेंट्स नहीं की। इन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट की हैं और इलेक्शन कमीशन उस इलेक्शन अमेंडमेंट की कुछ प्रोविजंस को लेके आइन की प्रोविजन को इग्नोर कर रहा है और उसके बाद वो कहता है जी मैंने तो इलेक्शन एक्ट के तहत मैंने डेट देनी है। पहले वो जाते रहे डेटें, जब लोग कहते रहे कि आप डेटें दो तो कहते जी हमारा काम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन जो स्टांस अपने जो स्विच करता है टाइम टू टाइम, वो शो करता है कि वो शायद इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि इतनी बड़ी टीम, इतना पैसा है, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके विंग्स हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो इनकॉम्पिटेंट है। लिहाजा फिर यही कहा जा सकता है कि शायद वो अपने डिसीजन करने में इंडिपेंडेंट नहीं है उनकी, क्योंकि जो कोई उनके, अगर कॉमन सेंस की बात है, आप ये प्रोविजंस उठा के देख लें। अब आप आर्टिकल 51 अगर उठा के देखें तो आपको ये कंट्रोवर्सी इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट की है, उसका जवाब आपको खुद आइन की प्रोविजन में मिल जाएगा। अब आप आर्टिकल 51 आपके सामने है, ये आर्टिकल 51 आइन का बता रहा है कि जी असेंबली की, ये आपने जो पहले लाइन अंडरलाइन हुई है कि असेंबली जो है इसकी आर्टिकल 51 की क्लॉज 3, द सीट्स इन द नेशनल असेंबली referred to in clause 1 except as provided in clause 4 shall be allocated to each province। तो ये उन्होंने टेबल दिया है कि हर सूबे से नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स आएंगी, ये वो टेबल है। ये एक पहला प्रिंसिपल उन्होंने ले डाउन कर दिया उस वक्त जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई कि इब्तदा में ये सीटें होंगी। अब अगर आप चले जाइए क्लॉज 5 के ऊपर, अगर क्लॉज 5 जो है इसकी, वो भी अंडरलाइन की हुई है आपके, अगर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर होगी। अब अगर आप इसमें देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहती है द सीट्स इन द नेशनल असेंबली shall be allocated to each province and the federal capital on the basis of population in accordance with the last preceding census officially published। अब ये वो एक क्लॉज है जिस पे इलेक्शन कमीशन इस वक्त कहती है कि आइन की आर्टिकल 51 की क्लॉज 5 हमारे पे हमें पाबंद करती है कि हम हल्काबंदी करें, हम डीलिमिटेशन का प्रोसेस इनिशिएट करें, लिहाजा हम डीलिमिटेशन करने जा रहे हैं। अब आप आर्टिकल 51 की ये क्लॉज दोबारा देख लें, इसमें कहीं डीलिमिटेशन का वर्ड है? कहीं नहीं है। इसमें तो ये लिखा है दी जो भी ईच प्रीसीडिंग सेंसस होगा, जब भी सेंसस होगा तो उसके मुताबिक ये सीटें री एलोकेट होंगी। यानी अब आपको आईनी तरमीम करने की जरूरत नहीं, आइन के तहत आपने एक बुनियादी सीट्स क्रिएट कर दी और उसके बाद आपने क्लॉज 5 के तहत इख्तियार दे दिया कि जब ऑफिशियल ये सेंसस होगा ऑफिशियली पब्लिश्ड, तो आप उसके बाद ये सीटें, अगर आबादी का तनासब में फर्क आता है तो आप सीटें रीएलोकेट करेंगे। अब आपने ये देख लिया कि इलेक्शन कमीशन इस नए सेंसस की बुनियाद के ऊपर वो नई सीटें भी नहीं क्रिएट नहीं कर रहा, सीटें भी डिफरेंट नहीं कर रहा, सीटें भी वही हैं, आबादी भी। ये जो ऑफिशियल पब्लिक सेंसस है, इससे पहले जो इन्होंने अभी लास्ट हल्काबंदी की है, वो तो इसी साल के शुरू में कंप्लीट की है, 2023 के स्टार्ट में कंप्लीट हुई है ये सारी हल्का, भी ताजा की थी उन्होंने। और जो इलेक्टरल रोल्स बनाई है इन्होंने, वो भी सारी जो अपडेटेड लोग जो इस वक्त तक 2023 तक में 18 साल की उम्र हो चुकी हुई थी, वो उनकी बुनियाद पर बनी हुई है।
तो अब आपको फ्रेश हल्का बंदी की तो जरूरत पेश नहीं आती। अब हम्म। आपने ग्राफ पे ले लिया कि चूंकि इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम हो गई और इलेक्शन एक्ट में उन्होंने कह दिया कि जी हम तरमीम जो है हल्का बंदी के वक्त जो डिस्ट्रिक्ट की लिमिट है हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो अभी असेंबली फाइनल हल्का बंदी की थी और उस वक्त ये इस साल के स्टार्ट में असेंबली डिसॉल्व होने से पहले जो नए डिस्ट्रिक्ट बने थे पंजाब के अंदर, चंद डिस्ट्रिक्ट्स नए बने थे, इवन उस नए डिस्ट्रिक्ट्स की बुनियाद पर भी कॉरिजेंडम इशू कर दिया था डिलिमिटेशन का, यानी वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हुए थे। तो आज डिलिमिटेशन की बुनियाद नहीं बनती, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ना तो इलेक्शन कमीशन ने सूबाई जो नेशनल असेंबली की सीट्स है हर सूबे से आने वाली, ना उनमें इजाफा किया है, ना जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन है ओवरऑल हर सूबे में जितनी जितनी सीट्स है ना उनमें इजाफा किया है। तो इसका मतलब है सीटें तो उतनी है, हल्का बंदी की आपको जरूरत नहीं है। अब अगर आप डिलिमिटेशन की बुनियाद करते भी हैं, अब अगर आप नए सेंसस की बुनियाद पर इस स्टेज पर कोई हल्का बंदी करेंगे भी, तो मेरी ओपिनियन ये है कि वो इस इलेक्शन पर एप्लीकेबल नहीं होगी, वो आइंदा वो अगले इलेक्शन पर हो सकती है। इस वजह से कि आप देखें कि ये तो जो सूबाई असेंबली का इलेक्शन शेड्यूल है वो तो इस इलेक्शन एक्ट की तरमीम से पहले आ चुका हुआ है। जो दोनों सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी, जनरल इलेक्शन का जो शेड्यूल उनको इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया था और कोर्ट्स की ऑर्डर की रोशनी में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट दी थी और जो कोर्ट ने डेट फिक्स की थी, उसके मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया था। तो दो सूबों का इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका हुआ था, तो वो इलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट हो चुका हुआ। तो आज आप ये नहीं कर सकते कि दो सूबों की जनरल असेंबली की सीटों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा, क्योंकि वो शेड्यूल अनाउंस हो चुका था। जो सब्सिक्वेंट आपने हल्का बंदी की है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, और आप नेशनल असेंबली की सीटों के लिए आप और बाकी सूबों की सीटों के लिए आप दोबारा सारी की सारी हल्का बंदी कर देंगे तो उसे पूरा इफेक्ट हो जाएगा। तो लिहाजा अब आप देखते हैं कि आर्टिकल 51 में कहीं डिलिमिटेशन का वर्ड नहीं है, वहां तो एक है कि सेंसस की बुनियाद पर सीटें रीएलोकेट करने का जिक्र है। अब चूंकि सीटें रीएलोकेट होने ही नहीं, तो हल्का बंदी का जवाब ही नहीं है आपको। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन एक इंप्लाइड एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाह रहा है, आर्टिकल 51 की क्लॉज 5 से एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाह रहा है, यानी स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद नहीं है, वो एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहता है कि क्योंकि एलोकेशन सेंसस की बुनियाद पर होनी है तो लिहाजा फिर डिलिमिटेशन भी होनी है, जबकि यहाँ पे तो सीटें वो रीएलोकेट कर ही नहीं रहे। जब सीटें रीएलोकेट नहीं कर रहे तो हल्का बंदी नहीं कर सकते, डिलिमिटेशन नहीं होगी। दूसरी, ये तो एक इम्प्लाइड कह रहे हैं कि इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन ये है, लेकिन दूसरी तरफ आइन की स्पेसिफिक प्रोविजन मौजूद है। आर्टिकल 48 मैंने आपको दिखाया, अभी हाईलाइट करके पोर्शन दिखाया कि भाई आर्टिकल 48 में तो 90 दिन की स्टिपुलेशन है। अब आपने एक तरफ एक प्रोविजन मौजूद है जो स्पेसिफिक कह रही है 90 दिन में इलेक्शन होगा, और एक तरफ प्रोविजन है जिसमें स्पेसिफिक मौजूद भी नहीं है, और आप घसीट के खींचा तानी कर कर एक नई इंटरप्रिटेशन लाना चाह रहे हैं जो बाई स्ट्रेच ऑफ नहीं। ये तो देखिए आजम नजीर तारड़ ने भी ये कहा ना कि 90 दिन जरूरी नहीं है, को आइन ये कहता नहीं है बकौल उनके। अब आपको तो मैंने प्रोविजन दिखाई, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर मैं जबानी बात करूंगा तो वो कहा जाएगा जी शायद, क्योंकि मेरी तो कोई पॉलिटिकल लॉयल्टीज किसी के साथ नहीं है, मैं तो एक्सपर्ट मुझसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एडवाइस लेती हैं, मेरी क्लाइंटल में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो लिहाजा जो मैंने तो आपको इंडिपेंडेंट एडवाइस ओपिनियन देनी थी, क्योंकि आपके इस प्रोग्राम का मकसद जिस तरह आपने बताया वो ये था कि पॉलिटिकल पर्पस कोई माइलेज अचीव करना नहीं है, एग्जैक्ट लीगल पोजीशन समझना है, अवाम को एजुकेट करना है। इसलिए मैंने कहा था कि आप ये प्रोविजंस लाजमी दिखा दीजिएगा ताकि ये ना हो कि मैं जबानी बात अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि इलेक्शन में इसमें मौजूद है कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होना। दूसरी मौजूद ये है, आइन में मौजूद के प्रेसिडेंट की 5 इयर्स की टर्म जब कंप्लीट होनी है तो दोबारा इलेक्शन होना है प्रेसिडेंट का। उसके बाद मौजूद है कि सेनेट का, असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है तो सेनेट के भी इलेक्शन हो रहे हैं। अब अगर आप वो आइन की स्पेसिफिक प्रोविजन है कि ये करना है, आईनी जिम्मेदारियां हैं, पाबंदियां हैं, उसकी वजह से काम नहीं हो सकता। अब अगर लिहाजा अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना और ज्यादा जिम्मेदारी हो गई है और बड़ी जरूरत हो गई है, तो सिर्फ इलेक्शन फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन नहीं है,
किसी ऐसे टाइम का इलेक्शन नहीं है कि जिसमें सिंपल जनरल इलेक्शन डिले होने से कोई फर्क नहीं आएगा। इस दफा के इलेक्शन के डिले होने से पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इफेक्ट कर रहा है। नहीं पूरी तो आप सिर्फ एक बात कि वजह यह है कि अगर जनरल असेंबली के इलेक्शन होंगे और सूबाई असेंबली के इलेक्शन टाइमली होंगे 90 दिन में, तो आपका हाउस कंप्लीट होगा, क्योंकि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है तो पार्लियामेंट और प्रोविंशियल वो तो उसका तो इलेक्टोरल कॉलेज ही वो पूरा नहीं है ना, तो प्रेसिडेंट का कैसे होगा? इसी तरह जो सेनेट का जब इलेक्शन होना है, क्योंकि सेनेट की भी टर्म खत्म हो रही है, और वो बड़ी खतरनाक चीज है। प्रेसिडेंट तो चले, अगर टर्म खत्म हो जाती है तो जब तक के सक्सेसर नहीं आ जाता वो कंटिन्यू करता है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर सेनेट की टर्म खत्म हो गई तो सेनेट का कैंडिडेट, वो मेंबर जो है वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, यानी सेनेट भी हाफ रह जाएगा। जब सेनेट हाफ रह जाएगा तो वो किसी किस्म की कानून कुछ भी नहीं प्रोसीडिंग हो सकेगी। तो लिहाजा इतना बड़ा वैक्यूम और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होने जा रहा है कि आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। इसलिए इस स्पेसिफिक प्रोविजन पे अमल दरामद करना फौरी तौर पर जरूरी है। इसके खिलाफ कुछ भी डिसीजन लो, और वैसे भी प्रीएम्बल के तहत जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो मैंडेट अपने के साथ आए और वो इलेक्शन कराए। तो आपने देखा कि आइन और कितना क्लियर है, इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको ना सियासत की भेंट चढ़ाना चाहिए, ना किसी की पसंद नापसंद की भेंट चढ़ाना चाहिए, ना इलेक्शन कमीशन को अब जो है आइन को छोड़कर वो अपनी विम्स के मुताबिक करना चाहिए। वो एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, वो पाबंद है, उसके तो डिसीजन हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं। वो जुडिशियल, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है इलेक्शन कराने के लिए। तो वो जुडिशियल बॉडी भी नहीं है, तो उसको तो जुडिशियल रिव्यू करता है उसका कंडक्ट हाई कोर्ट। तो लिहाजा आप ये देखिए कि हम रिक्वेस्ट हमारी होगी इलेक्शन कमीशन से भी, पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ हलकों से भी, कि वो इलेक्शन कमीशन को कंपेल करें कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराएं। और मेरे ख्याल यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी मुझे नहीं समझ आती कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या प्रॉपर एडवाइस नहीं मिली, क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रॉपर, ये आइन तो बड़ा क्लियर है, वो नहीं करे तो क्या वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर? या इतना मुबीन साहब प्रेसिडेंट तो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि जो मखसूस लॉ है जो पास हुआ उस पर मैंने साइन ही नहीं किए। तो बात तो ये है कि प्रेसिडेंट साहब की है। अब मैं जरा ना थोड़ा सा ना इसको ना रिवर्स बैक करना चाहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम कानूनी बातें की। मैं उसी कानूनी बातों की रूह से की रोशनी में आपसे कुछ 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह हमने कहा जी इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उसका पूरा नहीं, अब ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को घर चले जाना चाहिए। प्रेसिडेंट अगर घर चला जाएगा तो नया प्रेसिडेंट कैसे आएगा, इसका कोई तरीकेकार वजह नहीं है। सेनेट का जो इलेक्शन है, जो हमें नई बात जो आपके थ्रू, जो मुझे, हमें तो नहीं, कम से कम मुझे जो पता चली कि सेनेट कंटिन्यू नहीं कर सकता, सेनेट आधा रह जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑलरेडी 2 सूबों में चल रहा है, सो और व्हिच इज अबाउट 63-64% ऑफ द पाकिस्तान, यू नो, मतलब बल्कि अ लिटिल बिट ओवर, प्रॉब्ली 68% ऑफ पाकिस्तान में कि है खैबर पख्तूनख्वा में। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट साहब को डेट दे देते और उसके बाद केयरटेकर को सेटअप लेकर आते तो ये क्राइसिस शायद हम इसको अवॉइड करते। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये कैसे हम करते? उसकी वजह यह है कि जब सूबाई असेंबलियों को तोड़ा गया उनकी मियाद पूरी होने से पहले, तो प्रेसिडेंट साहब ने समरी भेजी अप्रैल के अंदर के अप्रैल में इलेक्शन करवाए जाएं। वो अप्रैल में इलेक्शन नहीं करवाए, ये केयरटेकर गवर्नमेंट को लेकर आ गए। 14 मई की डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी। यानी कि ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, वो कहती है 14 मई को कराएं। इलेक्शन कमीशन तो उसके मातहत इदारा है, जो तमाम इदारे मातहत है, प्रेसिडेंट के तहत है, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली होती है। इसमें आपको लगता नहीं कि आइन तो मुअत्तल है बाकायदा तौर पर? और इन 2 सूबों में, सूबा पंजाब जहां पर आप हैं और सूबा खैबर पख्तूनख्वा, दोनों में इस वक्त तो आइन है नहीं, और ये दोनों हुकूमतें जो हैं वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। देखिए, मैं आर्टिकल 41 पढ़ना चाहूंगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। आर्टिकल 41 प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, डिस्क्राइब करता है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ स्टेट एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस कोई सिर्फ टिट्यूलर या नॉमिनल ऑफिस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहता है ये हेड ऑफ द स्टेट है और ये रिपब्लिक की यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो और दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो मजलिस शूरा की है। हमारे लोगों को आम कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग समझते हैं कि मजलिस शूरा का मतलब है पार्लियामेंट, यानी सेनेट और नेशनल असेंबली, 2 हाउसेस। मजलिस शूरा या पार्लियामेंट ये 2 हाउसेस नहीं है। अगर इसकी प्रोविजन आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है
there shall be a Majlis Shura within bracket Parliament of Pakistan consisting of the President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. इसका मतलब है कि पार्लियामेंट मजलिस शुरा जो है उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1 हाफ और सेकंड हाफ क्या है 2 houses. Oh, so 2 houses is the 50% and President of Pakistan is the 50% and that makes the Majlis Shura. Definition वो कह रहे हैं there shall be a Majlis Shura Parliament of Pakistan consisting of क्या है the President and the 2 houses. और फिर वो 2 houses को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब है 2 एंटिटीज हैं पार्लियामेंट। इसीलिए पार्लियामेंट एक तरफ होती है वो आइन बनाती है, लॉ बनाती है। अगर आइन में अमेंडमेंट भी हो या किसी लॉ में अमेंडमेंट हो तो वो फिर कानून कब बनता है जब प्रेसिडेंट असेंट देता है, जब दोनों हाउसेस से पास होके आती है और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट वापस भेज सकता है। अब देखना यह है कि आइन तो बड़ा क्लियर है, आइन में एम्बिग्युइटी नहीं है। आपकी जुडिशरी जो है वो भी ऑर्डर्स पास कर रही है। अब ये है कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। देखिए यही सवाल है। अब देखिए मुबीन साहब बात ये है, जरा इसको ना थोड़ा ना मजबूरी है कि थोड़ी खुलकर बात करनी पड़ती है। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट साहब की वजह से सब कुछ हो रहा है? ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पर ये प्रेसिडेंट की बरखिलाफ हो रहा है या प्रेसिडेंट वो चाहता है? प्रेसिडेंट तो खुद ये कहता है कि जी मैंने ये ऑर्डर पास नहीं किया जो जिसके तहत इन्होंने मुकदमे किए हैं, साइफर का मुकदमा भी उसके तहत किया हुआ है और ये तमाम चीजें कर रहे हैं और जो फौजी अदालतें बनाने का जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। अच्छा अब इस पर तो मैं आता हूँ, इससे पहले ये बात है जब ये केस जाता है आपने तो ये सारा पढ़ के बता दिया, आपने पढ़ के सुना दिया, इसमें तो कोई क्लैरिटी की जरूरत ही नहीं है, कोई भी किसी किस्म का हिजान नहीं है इसके अंदर कि किस तरह से होना चाहिए। जब ये अदालतों में केस जाता है अदालतें कहते हैं कि आप इसकी तशरीह करें, आप ये भी तो देखें ना कि अदालतों को भी आप करें कि अदालतें इसकी तशरीह मांगने लग जाती हैं आर्टिकल 41 की, आर्टिकल 48 की। देखिए अदालतों ने तो तशरीह की। मैं यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी माजरत के साथ उनको ये डेट पहले देनी चाहिए थी और अगर अभी भी उनकी रिक्वेस्ट उनका जो लेटर था इलेक्शन कमीशन ने डिफाई किया है, बाकी इंस्टीट्यूशन डिफाई कर रहे हैं तो जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है आर्टिकल 186 आइन का कि आर्टिकल 186 के तहत वो अपनी प्रोविजन इन्वोक कर सकते हैं जिसके तहत उनके पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट जहां मुख्तलिफ जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है आइन की मुख्तलिफ प्रोविजन के तहत वहां उसकी एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है जो आर्टिकल 186 के तहत होती है आइन की 8 दफा 186। तो उसके तहत प्रेसिडेंट एक रेफरेंस भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है, आइन के तहत ये रिक्वायरमेंट है 90 डेज की। मैं इलेक्शन कमीशन को बुलाता हूँ, वो कहता है जी ये तो मैंने डेट देनी, आपने डेट ही नहीं देनी, ठीक है। वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट का भेज दे, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करके, पहले भी तो उन्होंने रेफरेंस भेजा था जब असेंबली के ये सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट जो करती है, प्रेसिडेंट क्यों नहीं भेज रहे? देखिए एक लेटर उन्होंने लिखना, अगर कोई उनका लेटर किसी जगह नहीं पहुंचेगा तो फिर एक ट्वीट कर दें कि भाई मैंने प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा था, मेरे स्टाफ ने नहीं भेजा। एटलीस्ट आप देखिए अगर प्रेसिडेंट ने उस वक्त एक ट्वीट की थी उसका कितना बड़ा इंपैक्ट बना था। अगर उनकी इख्तियारात सलब करने की कोशिश की गई थी या उनको बाईपास करने की कोशिश की गई थी तो वो एक मैसेज पे पब्लिक रिएक्शन और इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, बार काउंसिल का रिएक्शन कितना बना था कि वो प्रोविजन अभी तक जो है फुली अप्लाई नहीं की जा रही, क्योंकि उनको पता है कि जिस वक्त ये कोई प्रोविजन के तहत कोई इख्तियार इस्तेमाल किया वो फौरन कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, कोर्ट सेटिस्फाइड कर देगी प्रेसिडेंट ने तो लिख दिया था कि मैंने नहीं किया। और तो लिहाजा ये प्रोविजन उनको भेजनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की इस पर भी इंटरप्रिटेशन आएगी अगर वो ओपनली वो रेफरेंस भेजे और पब्लिक को बता दे, डिस्क्लोज कर दे, हैव सेंट द रेफरेंस, तो उसका देखिए एक इंपैक्ट आता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये करना चाहिए था। एक उन्होंने गलती की, पहले टाइमली नहीं भेजा, अब पता नहीं शायद क्योंकि डेफिनेटली प्रेसिडेंट एडवाइस और ओपिनियन लेते हैं तो इस वजह से शायद उनको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिली जिसकी वजह से उन्होंने टाइमली वो काम नहीं किया और अब पता नहीं क्या इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन है। तो आप अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आप ये समझते हैं कि जो आईनी बहरान इस वक्त जो बिलखसूस वफाकी हुकूमत को लेकर है उसमें प्रेसिडेंट साहब का एक ये है थोड़ी सी कुताही कह लें या गलती कह लें या जो भी, however we want to say, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा इसके लिए, कि अगर प्रेसिडेंट साहब पहले से समरी भेज देते
और उसके बाद जो है केयरटेकर गवर्नमेंट को लाते तो हम शायद इस चीज से ना गुजरे होते, उसके बावजूद भी गुजरे थे, तो फिर आप किसको कसूरवार ठहराते? जी देखिए, बाद में एक और चीज जो है वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आर्टिकल 6 जो है हाई ट्रीजन, वो हमारा कहता है कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबेयंस और अटेम्प्ट्स टू कंस्पायर टू एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड और hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। तो मेरी नजर में इतनी स्पेसिफिक प्रोविजन आइन की जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की, इख्तियारात प्रियम्बल के तहत चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स को देने के लिए ताकि वो स्टेट की मशीनरी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकें, और फिर जो है इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट होना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए और सेनेट के इलेक्शंस के लिए, ये सारी जो प्रोविजंस हैं अगर उनको अमल नहीं किया जा रहा और इलेक्शन कमीशन उसकी डिफाइंस कर रहा है, तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन इसे होल्ड इन अबेयंस कर रहा है आईनी प्रोविजन को, और अगर होल्ड इन अबेयंस कर रहा है तो पूरा इलेक्शन कमीशन इज गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, और इनके अगेंस्ट हाई ट्रीजन की प्रोविजन होनी चाहिए। ये आज बेशक बच जाए और उनको पब्लिक को बताना चाहिए कि आप आज बच जाएंगे, बेशक कि अभी वो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी, जिस दिन अवाम की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, उस दिन ये जो है केस ओपन होगा, ये टाइम गुजरने पे खत्म नहीं हो जाएगा। उस वक्त ये हाई ट्रीजन के केसेस खोले जाएं, और अगर इलेक्शन कमीशन ने होल्ड इन अबेयंस किया है, वायलेट किया है, एब्रोगेट किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन को और अपनी मनमानी की है, हेड ऑफ द स्टेट उनको बुला रहा है और वो एक स्टेट का सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जो है वो होते हुए वो प्रेसिडेंट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट को कहता है जी मैं तो आने के लिए तैयार नहीं हूं आपके पास, और आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कि वो एक, फिर ये उनका एक बेहतर कंडक्ट है प्रेसिडेंट का कि उन्होंने कहा मैं डेट देने से पहले चलो कंसल्ट कर लूं कि इलेक्शन कमीशन ने करना है के हिसाब से डेट दे दूं। अगर इन सारी चीजों को ब्रीच कर रहा है इलेक्शन कमीशन, तो वो पूरा इलेक्शन कमीशन इज गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, और फिर आपको ये एक्ट ब्रीच हो गया, ये डिले हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में आपने देखा इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस कर दी है, वो भी मौजूद है। लिहाजा अब ऑन द रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन इज गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होल्ड हो गया, उनका रिव्यू भी खारिज हो गया क्योंकि उन्होंने टाइम पे इलेक्शन नहीं कराया, वो फाइनल हो चुका है। तो लिहाजा आज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट और ये हाई ट्रीजन दोनों के केसेस बनेंगे जब ये इलेक्शन कमीशन चला भी जाएगा, जब भी जो है इलेक्शन होंगे, अवामी हुकूमत कोई आएगी तो इनके खिलाफ इन दोनों चीज के तहत प्रोसीडिंग्स होंगी, ये खत्म नहीं होंगी। इनको इलेक्शन कमीशन को इस चीज का एहसास करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इन चीजों से मद्देनजर रखते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर वो डिले करेंगे तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया कि हाई ट्रीजन भी और जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों भुगतने पड़ेंगे। ना इनकी रिटायरमेंटों से इनकी बचत होगी, ना पाकिस्तान से भागने से इनकी बचत होगी। जहां भी होंगे अगर ये हाई ट्रीजन का केस बना तो फिर रेड वारंट भी इशू किए जा सकेंगे और फिर बाहर से इनको लाया भी जा सकेगा। तो इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क के अंदर जो क्राइसिस आया है आपके सामने पिछले इतने मंथ में, सूबाई असेंबली का इलेक्शन ना कराने पे और कौमी असेंबली अब ये भी खत्म हो जाने के बाद इसका जनरल इलेक्शन ना कराने पे, इस सारी की जिम्मेदारी अगर असल कोई जिम्मेदार है तो वो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि आर्टिकल 218 के तहत उसकी जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराए और उसने वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अगर प्रेसिडेंट ने डेट नहीं दे रहा था तो इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो मूव करते इलेक्शन का जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि प्लीज डेट दीजिए, हमें इलेक्शन करना, अपनी आनी जिम्मेदारी पूरी करना है। और अगर प्रेसिडेंट तब भी ना देते तो इलेक्शन कमीशन को कोर्ट्स में जाना चाहिए था कि जनाब मेरी ये जिम्मेदारी इलेक्शन कराना, ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, मैंने इनको बुलाया है, ये नहीं कर रहे कोई भी अथॉरिटी, तो कोर्ट के नोटिस में मैं ला रहा हूं कि अवाम को उनके हकूक देना मेरी रिस्पांसिबिलिटी पूरी हो सके। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, इस तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को आज पूरी अवाम जो पाकिस्तान की भुगत रही है, ये सारा कुछ ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हुआ है और उसने डायरेक्टली अवाम को डायरेक्टली इफेक्ट किया है। इस सारी चीज की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आती है। अच्छा, ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो तभी जिम्मेदारी थी जब अप्रैल में जब केस लगा था सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल रजीम चेंज के उसमें, और जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन करा सकते अक्टूबर में, जब उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी और उन्होंने कहा था कि नए इलेक्शन होंगे, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार नहीं है, लेकिन आइन के मुताबिक इनको हर वक्त तैयार रहना चाहिए 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने के लिए। किस चीज के लिए मिलते हैं एग्जैक्टली, किस चीज के लिए मिले हैं, हाँ, ये क्यों नहीं तैयार थे?
दे हैव ओनली वन जॉब टू डू एंड दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। ये जो इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं इस वक्त, इनका टेन्योर कब पूरा होगा? जब तक नई असेंबली नहीं आएगी तब तक ये रहेंगे, या कि इनको ये अपनी टर्म, जैसे इनकी टर्म खत्म होगी, खत्म हो जाएंगे जिसकी। तो इनकी टर्म कब खत्म हो रही है, क्या आपको मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन ये इनको मेरे ख्याल अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये जो लास्ट 2 अपॉइंट हुए थे ये तो अभी अपॉइंट लेट हुए हैं, ये इन 2 कंटिन्यू करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिमेनिंग जो 2 हैं वो रिटायर हो जाएंगे जैसे इनकी मुदत खत्म होती है। मेरे ख्याल, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं, अगर आप नेट पे इस वक्त कोई देख लें, रिसर्च करके। मेरा यही सवाल था कि क्या ये जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। मुबीन काजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू थी, बड़ी लंबी गुफ्तगू, बड़ी तफसीली गुफ्तगू थी, एंड दिस इज द रीजन दैट वी इनवाइटेड यू बाय द वे, कि हम यही चाहते थे कि हम इसके ऊपर एक तफसीली किस्म की गुफ्तगू करें। हम दोबारा आपको एक बार फिर थोड़ी सी तकलीफ का मौका जरूर देंगे, हम जब अगर ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होते, क्योंकि इस वक्त तो नहीं लग रहा कि ये नवंबर के अंदर इलेक्शन हो पाएंगे, और ये अभी जो बातें हो रही है मार्च अप्रैल की हो रही है, उसके बाद अगस्त सितंबर की भी बातें हो रही है अगले साल 2024। तो उसके बाद ये असेंबलियां कैसे चलेंगी, ये केयरटेकर गवर्नमेंट जो फैसले करेगी, जो सेनेट अगर चला जाएगा आधा रह जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, so we are going to have you again inshallah, hopefully with better circumstances, under better circumstances। मुबीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर। अब मुबीन साहब ने बात की बड़ी आइन के बारे में और आइन की पूरी तफसील बताई और ये तमाम चीजें की। मुबीन साहब पढ़े लिखे आदमी है और कस्टोडियन ऑफ द लॉ है, वो उनकी बातें पढ़ी लिखी थी। मेरे पास तो इतनी अकल नहीं है, ना मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मगर मुझे मगर चूंकि इस तरह के जुमले भी नहीं आते, कि जिस वजह से ये चीज़ें नहीं हो रही, ये हम सब जानते हैं क्यों नहीं हो रही है। ये कोई भी शख्स ये जानता है कि कौन जो है कहाँ से डोरे हिलाई जा रही हैं, कहाँ से अपने मर्जी के मुताबिक जो है वो फैसले करवाने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो इस मुल्क में ऐसा नहीं है जो इस वक्त अपने उस पर काम कर रहा हो। आपने अदलिया को जो है पूरा अपने अंडर योर थंब रखा हुआ है, आपने तमाम इदारों को अंडर योर थंब रखा हुआ है, वरना इन इदारों की क्या जरूरत कि अगर सदर पाकिस्तान जो है, जो कि जिनके अंडर ये आते हैं, वो बुलाएं और ये ना जा सकें। जो कुछ भी कर लें, जिस तरह से भी कर लें, गुजारिश ये है कि बार बार ये कहते हैं कि ताकत का असल सरचश्मा सिर्फ अवाम है, और ये सिर्फ आइन नहीं कहता, ये तारीख भी यही कहती है और आने वाला वक्त भी यही कहता है। तो हम ये बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क जो ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से गुजर रहा है, जो एक आइनी बहरान से गुजर रहा है, जहाँ पर आइन बाकायदा तौर पर मुअत्तल है, 2 सूबाई हुकूमतें गैर कानूनी और गैर आइनी है, विच इज़ अबाउट 68% ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, और बेटर सेंस प्रिवेल करने के बाद यहाँ पर इलेक्शन होंगे, और उसके बाद अवाम अपना नुमाइंदा जिसको मर्जी मुंतखब करें, वो आए और आकर यहाँ पर फैसले करें। वरना आप इसको घसीटते रहेंगे। आपने पिछले 16 माह भी घसीट के देख लिया, उसका कोई खातर रिजल्ट नहीं निकला। आप इसको अगले 16 माह भी घसीट के देख लें, उसका नतीजा वही निकलेगा। जितनी बार आप 2 नंबरी करने से 1 नंबर नतीजा हासिल करेंगे, कभी भी नहीं निकल पाएगा। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पर अरबाब इख्तियार हैं, उनको ये बातें समझ आ जाएं। अगर वो अपनी ताकत और अना के ज़रा सा सेट साइड करके इस मुल्क के बारे में सोचें तो बहुत बेहतर होगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।